हेलो दोस्तों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में यह बताया था कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2024 कक्षा के लिए समय बहुत कम है, तो कम समय में कैसे तैयारी करें, इसकी रणनीति हम आपको पिछली कक्षा में बताए हैं। दोस्तों, आज से हम भारतीय सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के भूगोल का क्लासेस प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में देरी न करते हुए आज का इस सेशन का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी विषय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे मन में यही प्रश्न उठना चाहिए कि इस विषय के अंतर्गत हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है, इसके बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम भारतीय भूगोल को प्रारंभ करने से पहले हम भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से भूगोल का अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, भूगोलवेत्ता देखेंगे, वही भूगोल की शाखा का अध्ययन करेंगे, अक्षांश व देशांतर का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम भारतीय भूगोल का प्रारंभ करेंगे, जिसमें से हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भी क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सामान्य परिचय देखेंगे, जनसंख्या के आधार पर भारत का सामान्य परिचय देखेंगे, भारत की अवस्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है उसके बारे में देखेंगे, व महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कर्क रेखा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे व भारतीय मानक समय रेखा के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारतीय मानक समय रेखा के बाद हम भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम भारत देश का नामकरण देखेंगे कि भारत देश का नामकरण कैसे पड़ा। भारत के राज्य व उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्तमान में अभी कितने राज्य हैं व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत हम स्थलीय सीमा व जलीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम भारतीय जलीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम भारत के भू-स्थलीय राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से हम उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान व थाल का मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे और द्वीप समूह के बारे में भी अध्ययन करेंगे। भारत में दर्रे के बारे में भी देखेंगे। नदी अपवाह तंत्र, हमें भारतीय भूगोल के अंतर्गत नदी अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम झील के बारे में देखेंगे। नदी से जो बनने वाली जलप्रपात है उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की जलवायु क्या है। भारत की जलवायु को देखने के बाद हम भारत की मिट्टियां के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे, भारत की कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे, भारत की प्रमुख खनिज संसाधन इसके बारे में अध्ययन करेंगे, भारत में परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवहन के अंतर्गत रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, इन सभी परिवहनों के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवहन के अध्ययन करने के बाद हम भारत में उद्योग हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है उसे हम विविध के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है व किस टॉपिक्स को पढ़ना है इसके बारे में हम आपको विषय सूची के माध्यम से बता दिए हैं। दोस्तों, भूगोल का सामान्य परिचय हम निम्न तथ्यों के आधार पर देखेंगे, जिसमें से हम भूगोल का अर्थ, उसकी परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम भूगोलवेत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वह अक्षांश रेखा क्या है, वह देशांतर रेखा क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ व उसकी परिभाषा उसके शब्द भूगोल में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, अगर हम भूगोल को देखें तो भूगोल दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है भू और दूसरा शब्द है गोल। भू का मतलब है पृथ्वी व गोल का मतलब है गोल आकार से। ये तो हो गए भूगोल शब्द का अर्थ हिंदी में। अगर वही बात करें भूगोल को और अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी भी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जियो का मतलब है पृथ्वी से व ग्राफी का मतलब है उसके वर्णन करने से, वर्णन करना। मतलब
ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ यह है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। दोस्तों, हिकेटियस के अलावा और भी भूगोलवेत्ता हुए हैं जिनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इनसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिकेटियस के अलावा हम सर्वप्रथम देखेंगे इरोटेस्थनीज के बारे में। दोस्तों, इरोटेस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भूगोल के तथ्यों को व्यवस्थित किया था। अगला देखते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अपनी पुस्तक में मौसम और जलवायु को बताने के कारण अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ने सर्वप्रथम विश्व ग्लोब का निर्माण किया। दोस्तों, जो हम विश्व ग्लोब देखते हैं ना, ये वाला जो ग्लोब देखते हैं, इसका निर्माण सर्वप्रथम मार्टिन बेहम ने किया था। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम मानचित्र बनाना अरबी विचारकों ने प्रारंभ किया था। ठीक दोस्तों, एनेक्सीमेंटर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र का निर्माण किया। ये जो विश्व मानचित्र है, इस विश्व मानचित्र को सर्वप्रथम एनेक्सीमेंटर ने बनाया था। ठीक दोस्तों। दोस्तों, एनी विले ने सर्वप्रथम भारत का पूर्ण मानचित्र तैयार किया। ठीक दोस्तों, लेकिन इसे विश्व में दर्शाया नहीं था। तो विश्व में किसने दर्शाया है, इसके आगे देखते हैं। दोस्तों, टॉलेमी ने विश्व मानचित्र में भारत को दर्शाया है। दोस्तों, ये विश्व मानचित्र है। विश्व मानचित्र में भारत का किस स्थान पे है, इसे किसने दर्शाया है? टॉलेमी ने दर्शाया है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। ठीक दोस्तों, वही बात करें भारत भूगोल के जनक की, तो जेम्स रेनेल का नाम आता है। दोस्तों, ये हो गया भूगोलवेत्ताओं के नाम और उसकी जानकारियां। इनसे प्रश्न यह बनता है कि भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यह प्रश्न बन सकता है। या व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यह प्रश्न बन सकता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यह प्रश्न बन सकता है। ठीक दोस्तों, हमने भूगोलवेत्ताओं के बारे में अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं अगले भूगोल की शाखा के बारे में देखते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भूगोल की मुख्य 3 शाखाओं के बारे में। दोस्तों, पहली शाखा है भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा है मानव भूगोल, वही तीसरी शाखा की बात करें तो तीसरी शाखा है प्रादेशिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है? दोस्तों, भौतिक भूगोल वह भूगोल है जिसमें प्राकृतिक परिघटनाओं, वनस्पति, जलवायु विज्ञान, मृदा का अध्ययन करना, यह क्या है? भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। वही मानव भूगोल की बात की जाए तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि मानव की उत्पत्ति से लेकर उसके वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों को बताता है। प्रादेशिक भूगोल की बात करें तो प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम किसी हिस्से के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो वह प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। अगला देखते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा क्या है? दोस्तों, ये जो ग्लोब में दिख रहे हैं, ये जो 36 रेखा है, ये जो लेटी हुई जमीन से लेटी हुई जो रेखा है, यह अक्षांश रेखा है। दोस्तों, यह एक काल्पनिक रेखा है। तो दोस्तों, इस रेखा को खींचने का इसका महत्व क्या है? दोस्तों, अक्षांश रेखा का महत्व जलवायु निर्धारण में किया जाता है। तो दोस्तों, भारत की जलवायु क्या है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दोस्तों, दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी की बात करें तो दो अक्षांश मध्य रेखाओं की दूरी 111 मीटर है। ये जो दो अक्षांश रेखा है ना, ये वाला, इनकी दूरी 111 मीटर है। और वही बात करें इसकी कुल संख्या की, तो इनकी कुल संख्या है 181। 181 क्यों है? क्योंकि इस ग्लोब के बीचों बीच एक भूमध्य रेखा खींची गई है जिसको 0 डिग्री कहते हैं। इस 0 डिग्री के ऊपरी भाग में 90 अक्षांश रेखा है, वही इसकी दक्षिण में 90 अक्षांश रेखा है। 90 90 कितना हो गया? 180। और ये जो एक रेखा है जो जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, इसे भी काउंट करेंगे तो एक
इसका भी संख्या हो गया, इसमें एक ऐड करेंगे तो 181 हो गया है। लेकिन दोस्तों ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दिख रही है ना, इसमें ध्रुवों में बिंदु बन जाते हैं, इसमें वृत्त नहीं बनता, इसमें बिंदु बन जाते हैं। तो इसके उत्तरी ध्रुव में एक बिंदु और दक्षिणी ध्रुव में एक बिंदु, मतलब दो बिंदु, इसमें दो बिंदु बनते हैं। तो इसमें अगर पूछ ले, अगर अक्षांश रेखा में वृत्तों की संख्या पूछ ले तो कितना होगा, 179 होगा। इसमें दो माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें दो बिंदु हैं। ठीक दोस्तों, आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के बारे में। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है और इक्वेटर रेखा भी कहा जाता है। वही बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। वही बात करें 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में, तो इसे अर्कटिक रेखा कहा जाता है। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण की ओर आएंगे तो हमें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। वही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसे हम आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा के ऊपरी वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और वही दक्षिणी वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक दोस्तों, 0 डिग्री के उत्तरी वाले भाग से 0 डिग्री से लेकर ध्रुवों के बीच तक कुल 90 अक्षांश रेखा होती है। और वही बात करें दक्षिण की ओर, तो दक्षिणी ध्रुव से लेकर 0 डिग्री अक्षांश तक 90 अक्षांश रेखा होती है, जिसमें 90-90 प्लस कर देंगे तो 180 अक्षांश होगा। तो 180 अक्षांश होगा और इस 0 डिग्री अक्षांश को अगर काउंट कर लेंगे तो प्लस एक कर लेंगे तो यह 181 अक्षांश रेखा होगा। ठीक दोस्तों, ये जो उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें अक्षांश रेखा वृत्त नहीं बना पाती, यहाँ एक बिंदु ही बना पाती है, तो दो बिंदु बनाती है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं देशांतर रेखा क्या है। तो दोस्तों देशांतर रेखा क्या है, देशांतर रेखा काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा है जो खड़ी रेखा है। ये जो खड़ी रेखा है ना, यह देशांतर रेखा है, यह भी एक काल्पनिक रेखा है। कुल देशांतर रेखा की संख्या की बात करें तो कुल देशांतर रेखा 360 है। दोस्तों 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी वाले भाग को हम पूर्वी देशांतर कहते हैं और पश्चिमी वाले भाग को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो पूर्वी वाले देशांतर में 180 देशांतर रेखा है, वहीं पश्चिमी वाले भाग में 180 देशांतर रेखा है। ठीक दोस्तों, तो यह हो गया कुल 360 देशांतर रेखा। और वही बात करें देशांतर रेखा की महत्व की, तो देशांतर रेखा का महत्व समय निर्धारण में किया जाता है। ठीक दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी की बात करें तो इसमें 111.32 किलोमीटर है। दोस्तों अक्षांश रेखा में एग्जैक्ट 111 मीटर थे। दोस्तों दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होती है, वही ध्रुवों पर सबसे कम होती है। दो देशांतर के मध्य क्षेत्र को गोरे कहते हैं। दोस्तों दो देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। तो कुछ हम महत्वपूर्ण देशांतर रेखा के बारे में बात करते हैं। 0 डिग्री देशांतर को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो कि ग्रीनविच मेन टाइमलाइन है। यह लंदन के ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला से गुजरती है। अगला देशांतर रेखा देखते हैं, 181 देशांतर रेखा। इस देशांतर रेखा से संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। संपूर्ण देशांतर रेखा पर यह एक ऐसा रेखा है जो टेढ़ा मेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? क्योंकि समय को एक समान बताने के लिए इस रेखा को टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। दोस्तों मैंने भारत के भूगोल के पढ़ाने से पहले विश्व के भूगोल के निम्न टॉपिक अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा के बारे में अध्ययन किए हैं, जिससे कि आने वाले वीडियो में हमें भारत की अवस्थिति व उसकी अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार की जानकारी के लिए हमें सबसे पहले
अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा के बारे में जानकारी होना आवश्यक था। इसलिए मैंने विश्व भूगोल के अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा के टॉपिक को पहले पढ़ाया है, जिससे कि हमें भारतीय भूगोल के पढ़ने में आसानी होगा। अगली कक्षा से हम भारतीय भूगोल के सामान्य परिचय से प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्मार्ट पीएससी एकेडमी द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2024 के लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसके लिए नए-नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।